Hello everyone, welcome to my YouTube channel MP Study, a study group for mathematics, physics and English। सो आपको पता है कि हमारा 1000 क्वेश्चंस की फिजिक्स की एक सीरीज चल रही है, उसमें हमारा फोर्थ लेक्चर है। बाकी लेक्चर्स की मैंने जो आपकी प्ले लिस्ट है वो बना दी है। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा। तो अपन सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आप देखिए, आप इसमें सही कथन इसमें पूछा है, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। तो इसमें मैं डी ऑप्शन को सबसे पहले एक बार देखता हूँ, क्योंकि वो इजी है थोड़ा, कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एकदम बराबर होता है। तो आपको पता होगा कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, लेकिन इसमें कथन दिया गया है कि एकदम बराबर, यानी फिक्स बराबर होता है। तो क्या एकदम बराबर होता है एक्यूरेट? जी बिल्कुल नहीं होता। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन सी आता है, इसमें अल्फा कण एकल आयनित हीलियम परमाणु होते हैं। तो क्या अल्फा कण एकल आयनित होते हैं? आपको होता है 2He4 होता है ना, ये द्विआयनित होते हैं, +2 इसमें चार्ज होता है। तो एकल आयनित नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाता है। ऑप्शन बी क्या है, गामा रेज होती हैं वो उन गामा किरणें अधिक ऊर्जा की न्यूट्रॉन है। तो क्या गामा किरणें न्यूट्रॉन है? नहीं नहीं नहीं, गामा किरणें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। हाँ, उनकी प्रकृति होती है ना, वो कुछ कुछ न्यूट्रॉन के समान होती है, क्योंकि वो क्या होती है, निरावेशित होती है, न्यूट्रल होती है वो। तो ए ऑप्शन ए बच गया। और आपको पता भी है कि बीटा किरणें होती है वो कैथोड किरणों के समान होती है। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन करने होते हैं एग्जाम में, जब भी क्वेश्चन आए तब। आगे आता है कि किस युग्म की विमाएं समान है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इसमें करना क्या है, देखिए आप ऑप्शन देखिए, बल तथा विकृति। तो आपको होता है बल की तो कुछ ना कुछ विमा होती है, लेकिन याद रख लीजिए, अगर अभी तक नहीं पता था, तो विकृति की कोई विमा नहीं होती है। बल की विमा होती है, लेकिन जो प्रतिबल होता है उसकी विमा होती है। और वो विमा क्या होती है? आपको होता है बल तो होता है एफ, और प्रतिबल होता है F/A। ए वहाँ पे होता है एरिया। तो इन दोनों की विमा कभी भी समान नहीं हो सकती। तो ए गलत, बी गलत। कोणीय वेग ओमेगा तथा आवर्ती, इन दोनों की समान है, क्योंकि क्योंकि नीचे डी ऑप्शन तो वैसे भी विकृति कोई विमा नहीं होती, ऊर्जा की विमा होती है। तो ए बी और डी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अगर आपको इनका नहीं भी पता तो आप वैसे भी टिक करके आना आपको। तो सी ऑप्शन में क्या है, कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू 2π/f। तो 2π तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, एफ की जो विमा होगी यानी आवर्ती की विमा होगी वही ओमेगा यानी कोणीय वेग की विमा होगी। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। समझ में आ गई होगी आपको शायद बात। आगे आता है कि एक कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसका संवेग बदलता है, किंतु ऊर्जा समान रहती है। ठीक है, तो आप देखते आपको पता चल गया होगा कि यदि कोई चुंबकीय क्षेत्र में गति करा तो उसका वेग चेंज हो सकता है, लेकिन ऊर्जा समान होती है। तो ऊर्जा एवं संवेग यानी ऊर्जा समान रहेगी हमेशा। तो ये ऑप्शन गलत होगा, सी और डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए और बी में आपको टिक करके आना है। अब संवेग बदलता है क्या, और ऊर्जा समान रहती है? तो ऊर्जा तो समान रहती है, लेकिन संवेग बदल सकता है, क्योंकि वेग में चेंज होते ही संवेग बदल जाएगा। तो ऑप्शन ए है ना इसमें, जो ए वाला, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक आवेश है, आवेश से दो आवेश एक दूसरे से डी दूरी पर हैं। यदि दोनों के बीच की d/2 मोटाई की तांबे की प्लेट रख दें तो प्रभावी बल क्या होगा। तो मान लीजिए पहले बल था F, ठीक है। यदि d/2 मोटाई की तांबे की प्लेट रख दें, तो यदि मान लीजिए दो आवेश हैं, इन दोनों के बीच में तांबे की प्लेट अपन रख देंगे, तो जो F होता है वो क्या होता है, F होता है वो F/ε r होता है, जहाँ पे ε r क्या होता है, माध्यम की विद्युतशीलता। तो आपको पता है ε r फॉर तांबा, तांबे के लिए ε r क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्योंकि धातु के लिए आपको पता है, आपने 12th क्लास में पढ़ रखा होगा, ε r यानी जो चुंबकीय विद्युतशीलता है ना, वो क्या होती है, अनंत होती है। तो F/अनंत क्या होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपको शायद ये तो पता होगा कि F/अनंत क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि समतापीय और ऊर्ध्वाधर वक्रों की ढाल में क्या संबंध है। तो समतापीय और ऊर्ध्वाधर की ढाल देखिए क्या क्या होती है। जो ढाल होता है वो होता है dp/dv। तो dp/dv मैं समतापीय के लिए बता रहा हूँ अभी, -p/v निकाल सकते हो आप इसे।
पीवी बराबर सी को, पीवी बराबर कांस्टेंट की आप अवकलज करके ये निकाल सकते हो। और दूसरा होता है डीपी बाई डीवी, ऊर्ध्वध्म के लिए क्या होता है माइनस गामा पी बाई वी। तो गामा गुणा होता है कि नहीं होता, तो ऑप्शन सी इसमें आ जाएगा। ये मैंने आपको डायरेक्ट बताया, आप इसे पीवी की पावर गामा बराबर सी रख के भी कर सकते हो। समझ में आई आपको बातें। आगे क्वेश्चन आता है एम द्रव्यमान के एक पिंड को पृथ्वी तल से अनंत में प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या है, यानी पलायन करने के लिए। अनंत में प्रक्षेपित यानी पलायन करने के लिए। तो पलायन करने के लिए क्या होता है, आपको ऊर्जा निकालनी है इसकी। तो ऊर्जा आप कैसे निकालोगे, यानी पलायन ऊर्जा निकालनी है। तो वी एस्केप क्या होता है, रूट ओवर 2g r, आर को मैं सही लिख दूँ यहाँ पे 2g r, ठीक है। तो रूट और 2g r होता है इसको। अब आपको पता है कि जो आपका एनर्जी होती है वो क्या होती है, के इक्वल टू 1/2 m v²। यहाँ पे v क्या है, वी ई स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखूँ तो मैं 1/2 m इंटू वी ई स्क्वायर की जगह लिख दूँ मैं रूट ओवर 2g r का स्क्वायर, तो 2g r आ जाएगा। 2 से 2 कट गया तो mgr आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर एस्केपिंग द द बॉडी फ्रॉम द अर्थ इज इक्वल टू mgr, मीन्स ऑप्शन सी। वह गेट जिसमें उच्च निर्गत प्राप्त करने के लिए सभी निवेशी निम्न होने चाहिए। अब उच्च निर्गत प्राप्त करने के लिए मतलब 1 लाना आपको, लेकिन ये 0 0 होने चाहिए। तो अब आप देखिए नैंड गेट गेट देखिए, इन्वर्टर देखिए, इनको सबका देखना आपको। तो आपको पता है एंड में क्या होता है, एंड होता है उसमें ए एंड डी में क्या होता है, जीरो, मतलब दोनों का मल्टीपल होता है एक तरह से। तो 0 × 0 0 अंत है। अब उसमें यदि आप नैंड लगा दोगे तो इसमें ऑप्शन ए आ जाएगा। आप एक बार फिर से ट्राई कर लीजिएगा अगर आपको नहीं इसमें समझ में आया तो। फिर आता है बलों का सही क्रम है। तो प्रकृति में दुर्बल बल और गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम होता है, ठीक है। दुर्बल बल नाम से दुर्बल होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल उससे भी दुर्बल होता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का जो सामर्थ्य क्रम है ना, वो दुर्बल बल से भी कम होता है। तो ऑप्शन बी एंड सी में से आएगा। अब यहाँ पे आ रहा है कि दुर्बल बल और स्थिर वैद्युत बल में कौन सा आएगा, तो स्थिर वैद्युत बल हमेशा ऊपर होता है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया आपको बातें। आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। दो समान लंबाई के हीटर तार पहले श्रेणी क्रम में उसके बाद में समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो दोनों में ऊष्माओं का अनुपात आपको पता है एच क्या होता है, एच व्युत्क्रमानुपाती आर होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इस पे आपको एक ये देखने से बाद में आपको लगना चाहिए कि हाँ अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं किस हिसाब से, क्योंकि एच व्युत्क्रमानुपाती आर, तो एच श्रेणी को सीरीज बटा एच सीरीज बटा एच पैरेलल बराबर आर पैरेलल बटा आर सीरीज, ये लिख सकते हैं। और मान लीजिए दो समान लंबाई की तार है, तो इस हिसाब से है। ये तो हो गया पैरेलल क्रम वाला। तो इन दोनों का प्रतिरोध यदि मैं आर आर मानूं, तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध क्या निकलेगा, r/2। और अगर यही सीरीज में हो तब क्या होगा, 2r होगा। r से r कट गया, 1/4 आएगा, ठीक है। तो करना क्या है, एच व्युत्क्रमानुपाती आर वाला लगा देना आपको। प्रतिरोध की बात की जा रही है श्रेणी क्रम में, उसके बाद में समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। तो हीटर के तार क्या है, एक बार तो श्रेणी क्रम में हीटर के तार, एक बार समांतर क्रम में, तो उस हिसाब से 1/4 आ जाएगा। अब आता है एक पिंड एक पिंड का पृथ्वी तल पर भार 72 न्यूटन है, तो पृथ्वी तल से r/2 ऊंचाई पर। तो आपको पता है ये पृथ्वी, मतलब ये पृथ्वी का तल है। अब इससे ऊपर जाओगे तब भी और नीचे जाओगे तब भी जी है, जो गुरुत्वाकर्षण बल जो नियतांक है जी, वो घटेगा। गुरुत्वीय त्वरण, नियतांक नहीं, गुरुत्वीय त्वरण घटेगा। तो घटेगा इसका मतलब द्रव्यमान भी घटेगा, ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ। तो 72 का 72 रहेगा नहीं, शून्य भी नहीं हो सकता। आपको इन दो में से आंसर निकालना है। अब क्या आएगा वो देखना होगा। तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। जब आप ऊपर जाते हो ना, तो जी डैश क्या होता है, जी डैश इज इक्वल टू g/1 + h/r का होल स्क्वायर, ठीक है। अब पृथ्वी से r/2 ऊंचाई पे जा रहे हो आप, इस r को आप कैपिटल R लिख दीजिए। तो r/h की जगह r/2 लिख देना आपको। r से r कट गया, 1/3/2, 3/2 का स्क्वायर
9/4, तो 4g/9, 4g/9 आएगा r/2 ऊंचाई पे जो गुरुत्वीय जो त्वरण है वो। तो 4g/9 तो पहले था मतलब mg था, हाँ, अब हो जाएगा 4mg/9। तो mg की वैल्यू कितनी है? 72। 72 को आप 4/9 से गुणा कर दीजिए, 72 को 4/9 से गुणा कर दीजिए, 72 गुणा 4/9, तो 9×72, 832 न्यूटन आ जाएगा इसका आंसर, सीधा सा है। ठीक है, इस हिसाब से आ जाएगा। तो ऊपर वाला बस वो फॉर्मूला लगाना होता है, फिर पहले जी था, उसके बाद में जी डेस कितना आया, 4g/9 आया, उस हिसाब से आ जाएगा आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में न्यूनतम कक्ष की ऊर्जा कितनी होती है? तो हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में न्यूनतम कक्षा की ऊर्जा वो आप किस हिसाब से निकालते हो, -13.6 इंटू n²/z। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा फॉर्मूला लगा के आपको क्या आंसर आएगा, एक बार आंसर देखिएगा आप। तो इसमें क्या है कि आपको फॉर्मूला मैंने अभी बताया, E = -13.6 इंटू z²/n। तो n नीचे आ रहा है, मतलब कक्ष की संख्या नीचे आ रही है, तो पहली कक्ष की त्रिज्या होगी, उससे दूसरी कक्ष की त्रिज्या क्या होगी, जो दूसरी कक्ष की ऊर्जा क्या होगी, पहले कक्ष की ज़्यादा होगी हर सबसे, तो अधिकतम आएगा, क्योंकि n नीचे आ रहा है और n सबसे कम 1 ही होगा, फिर बढ़ते ही जाएंगे वो। और ये z², ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि z हाइड्रोजन के लिए कितना होगा, 1 होगा। इसके बाद में आता है nवें कक्षा में गति करने वाले इलेक्ट्रॉन का संवेग। तो p बराबर क्या होता है, NH/2π। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में होता है व्यंजक म्यू नॉट ई नॉट का मात्रक क्या होता है। तो ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो म्यू नॉट जो ई नॉट का मात्रक है ना एप्सिलॉन नॉट का, ये मैं बताता हूँ आपको बता 1/, क्या यार ये क्या हो रहा है, C = 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये होता है, आपको पता है। अब C = 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। आपको क्वेश्चन में पूछा है इस अंदर वाले का, किसका पूछा है, अंदर वाले का ओनली। इसका तो आपको करना क्या है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर कर देना। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा, 1/c²। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c²। अब c की वेलोसिटी क्या होगी, c का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होगा, c² का मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1/c² का क्या होगा, सेकंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, उसके बाद में मेरे हिसाब से आप कर दोगे। तो सेकंड स्क्वायर बटा मीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, बी, सॉरी सी। उसके बाद में आता है कि शायद एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है बीच में, नहीं आगे आ जाएगा शायद वो। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र ई व बी के बीच कालांतर कितना होता है, 90 डिग्री का। वो कुछ इस प्रकार से होती है, आपने देखा हो तो, एक तो कुछ इस प्रकार से होती है और एक आपकी इस प्रकार से होती है एकदम। तो ये 3D में अगर आप देखो ना, तो एक तो इधर होती है और एक उधर होती है, मतलब दोनों 90 डिग्री पे होती हैं। ठीक है, तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ बात है, इसको समझने का आपको ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आपको बस याद रख लेना है कि किसी रेखीय एंटीना, अगला क्वेश्चन है, किसी रेखीय एंटीना द्वारा विकिरित शक्ति एवं तरंगदैर्ध्य पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो P व्युत्क्रमानुपाती λ², D आ जाएगा इसमें। आगे आता है V त्वरक विभव पर उत्पन्न अक्स किरणों की न्यूनतम तरंगदैर्ध्य लेमडा है, विभवांतर 6 वोल्ट करने पर तरंगदैर्ध्य होगी। तो आपको पता है V, मैंने बताया था आपको, V व्युत्क्रमानुपाती लेमडा होता है। अगर नहीं पता है तो आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, V व्युत्क्रमानुपाती लेमडा, जहाँ पे V क्या है, विभवांतर विभव, तो त्वरक विभव ना ये। तो V व्युत्क्रमानुपाती, यदि V को आप 6 गुणा कर रहे हो तो लेमडा कितना गुणा हो जाएगा, लेमडा/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 अनुपात
एक तीव्रता की दो तरंगों में व्यतिकरण होता है, अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या होता है। यानी I1 है एक और एक I2 है, इन दोनों का अनुपात दिया गया है। अब तो आप 9:1 है तो 9:1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए नहीं 9:1 ही है, ये इस हिसाब से समझिए, क्योंकि अनुपात में कोई ज़्यादा नहीं, अनुपात में फ़र्क पड़ेगा ही नहीं मतलब। तो 9:1 है, तो आई मैक्सिमम होता है आपका √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर, और आई मिनिमम होता है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लग जाता है, ठीक है। तो 9:1 है तो 9 का रूट प्लस 1 का रूट का स्क्वायर, यानी 3 + 1 4 का स्क्वायर 16, तो 16 तो हो जाएगा आई मैक्सिमम। और 9 का रूट 3, 1 का रूट 1, तो 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा आई मिनिमम, तो 4:1 आ जाएगा। बस आपको आई मिनिमम और आई मैक्सिमम के फॉर्मूले पता होने चाहिए, तो इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर राइट। उसके बाद में आता है किसी क्रिस्टल की संरचना के अध्ययन में कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रयोग। तो क्रिस्टल की संरचना के अध्ययन में एक्स रेज का प्रयोग किया जाता है। पराबैंगनी का आपको पता है किसमें होता है, कोई जो नकली करेंसी होती है उसके देखने में, या फिर इसके अलावा जो आपका हॉस्पिटल होते हैं उनमें बैक्टीरिया रोधी के रूप में किया जाता है। अवरक्त तरंगों का आपको पता है, अगर नहीं पता तो आपको इनको याद करना होगा, क्योंकि इन पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो अवरक्त जो तरंगें होती हैं उनका उपयोग किसमें किया जाता है, फोटोग्राफी में। जी बिल्कुल, जो आपका धुंध होता है, कोहरा होता है, उसमें फोटोग्राफी करने में किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन सी आ जाएगा। और माइक्रो तरंगों का तो आपको पता है, माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें किया जाता है। इसमें किसी मतलब क्यू गुणांक पूछा है LCR सर्किट में, तो आपको पता है मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, क्यू गुणांक का क्या होता है 1/R √L/C। इसका वैल्यू आप इसमें रख देना, आ जाएगा शायद 1/9 ऐसे कुछ आंसर आएगा। फॉर्मूले में सीधी वैल्यू रखनी है। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि बढ़ती है, तो आपको पता है कि अब एक बार ये देखिए, आपके पास ये आना चाहिए आपको, IP/IS बराबर, ये कि मतलब एक तरह से संबंध होता है इनके बीच में, IP बराबर IP/IS बराबर VS/VP बराबर NS/NP, ठीक है। तो आई यानी आई प्राइमरी बटा आई सेकेंडरी, ये वी और एन के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है उसमें, ये ऊंचाई और अपचाई किस पे डिपेंड करते हैं, वोल्टेज पे करते हैं। ऊंचाई का मतलब वोल्टेज उच्च हो रहा है, अपचाई का मतलब वोल्टेज निम्न हो रहा है। अब आपको पता है कि कोई किसी अपचाई में क्या है, वोल्टेज निम्न हो रहा है वोल्टेज, तो बढ़ेगी क्या, धारा बढ़ेगी, और जो फेरों की संख्या क्या है वो घटेगी। तो इसमें ए ऑप्शन में धारा बढ़ रही है तो धारा बढ़ेगी। अगर यहाँ पे पूछता कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि बढ़ती है, तो ऊंचाई में मैंने कहा ऊंचाई और अपचाई नाम किस पे आधारित है, वोल्टेज पे है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि बढ़ती है, ठीक है। तो ऊंचाई यानी उच्च हो रहा है, क्या हो रहा है, वोल्टेज ही हो रहा है, क्योंकि वोल्टेज पे निर्भर होता है, तो इसमें वोल्टेज आ जाता। और इसके साथ ही NS और NP पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो इस हिसाब से करनी होती है आपको। बस वोल्टेज का आपको दिया रहेगा, नाम से पता चल जाएगा आपको, नाम होता है वो वोल्टेज पे होता है जो ऊंचाई अपचाई है, और फिर IP और NS ये आप उसमें देख लोगे अपने हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से। चुंबकीयशीलता का मात्रक क्या होता है, हेनरी/मीटर होता है, ठीक है। और इसके साथ एक इसमें यह है, जो फेरड होता है वो धारिता का होता है, चुंबकशीलता का हेनरी/मीटर होता है, और हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक होता है, जो विद्युतशीलता का मात्रक होता है फेरड/मीटर। आगे आता है कि हाँ इसमें 45 डिग्री आएगा, क्योंकि इसमें क्या ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक बराबर बता रहा है, तो इसमें क्या tan थीटा बराबर 1 आ रहा है, तो tan थीटा बराबर 1 45 डिग्री पे होता है थीटा की वैल्यू, तो 45 डिग्री आ जाएगा। नैतिक कोण है जो आपका। उत्तर लेंस का द्रव 1.5 इसका क्या है अपवर्तनांक है, को द्रव में डुबोने पर इसकी आवर्धन क्षमता हमेशा बढ़ेगी, क्योंकि जो प्रतिबिंब है वो पहले की अपेक्षा दूर बनेगा।
फिर आता है सबसे बेस्ट क्वेश्चन फॉर एयरफोर्स एंड नेवी एग्जाम कि आर त्रिज्या के वर्तीय पथ में एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश है ई समरूप चाल से घूम रहा है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? तो चुंबकीय आघूर्ण इसका आप याद रख लीजिए 1/2 EVR होता है। और इसके जो डेरिवेशन है वो मैंने पिछले वाले वीडियोज में कुछ में बता रखा है, तो अब मैं देखो जो पूरा आपको डेरिवेशन तो बता नहीं सकता इस पार्ट में। आगे आता है कि मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। तो आपको पता होना चाहिए रेटिना होती क्या है। रेटिना होता है मानव नेत्र का एक भाग होता है जिसपे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब कैसा होता है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड होता है। तो प्रतिबिंब उल्टा होता है वास्तव में, लेकिन आपको पता है कि आपको कोई भी चीज़ होती है उल्टी थोड़ी दिखाई देती है, सीधी दिखाई देती है। तो होता उल्टा है लेकिन सीधा दिखाई देता है, तो बी ऑप्शन इसमें आएगा। उल्टा होता है, सीधा दिखाई देता है। सीधा होता है तो ये दो तो आप काट ही दोगे, ए और सी, क्योंकि सीधा तो होता ही नहीं, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड यानी उल्टा होता है। अब बी एवं डी में करना है तो उल्टा आपको दिखाई नहीं देता, सीधा दिखाई देता है, तो बी ऑप्शन इसमें आप इस प्रकार से टिक मार्क कर दोगे। अब आता है साबुन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में देखने पर रंगीन दिखाई देते हैं, इस घटना का कारण होता है व्यतिकरण होता है। इसके साथ ही बुलबुला में ये क्वेश्चन आता है कि जो हवा का बुलबुला होता है वो पानी के अंदर कैसा दिखाई देता है? तो वो आपको उत्तल लेंस की भांति दिखाई देता है। और हवा का बुलबुला वो पानी के अंदर किस प्रकार से व्यवहार करता है? तो वह अवतल की तरह व्यवहार करता है। समझ में आपको बात है कि जो साबुन का बुलबुला वो उसका रंग है वो श्वेत प्रकाश में देखने पर उसका रंगीन तो व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है। और आपको बुलबुला पानी के अंदर तो दिखाई तो उत्तल लेंस की भांति देगा, लेकिन वो काम करेगा अवतल लेंस की भांति। ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम दे दो दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपको एक ही इनमें ऑप्शन है कि नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम की छड़ों का उपयोग करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको ग्रेफाइट का बताता हूँ। जो ग्रेफाइट और D2 होता है ना भारी जल, इसका यूज किस में करते हैं? न्यूट्रॉन का मंदक के रूप में करते हैं, न्यूट्रॉन का वेग के मंदक के रूप में। तो ऑप्शन ए आ जाएगा फिफ्थ आंसर का। तो फिफ्थ आंसर में ऑप्शन ए आ जाएगा। अब फोर्थ आंसर की बात करते हैं अपन। तो कैडमियम होता है ना, कैडमियम का उपयोग किस में करते हैं? आपके न्यूट्रॉन होते हैं ना वो अधिक बन जाते हैं तो उनके अवशोषण में करते हैं, तो कैडमियम का अवशोषण में। और जो ग्रेफाइट होता है या फिर D2 जो भारी जल होता है वो क्या होता है? मंदक के रूप में। न्यूट्रॉन का वेग बढ़ जाता है उस वेग को कम करने में। बोर मैग्नेट्रॉन का मात्र क्या होता है? इसमें बी ऑप्शन आएगा EH/4πm, आपको याद ही रखना है। तो मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन हो गए हैं शायद। जी बिल्कुल, 29वीं स्लाइड थी ये, तो पूरे क्वेश्चन हो गए हैं। और तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं। तब तक के लिए आप सारी वीडियोज़ को देख लेना अगर, और एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख के जाना, क्योंकि ये एक तरह से आपका पूरा क्या है, एक तरह से रिविज़न है और इनसे आपको क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर।